भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में ये बात बड़े जोर से कही जाती है कि वो सबसे ज़्यादा समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता हैं। उनकी विफलताओं की सूची कितनी लंबी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके बावजूद भी न तो वो कभी किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं, न ही कभी किसी चीज़ पर खेद व्यक्त करते हैं। और अब तो हालत ये है कि संसद भवन वो रोज़ जाते हैं, लेकिन सदन में पैर नहीं रखते। यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने तक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि आप गृह मंत्री तक विपक्ष की ये भावनाएं पहुंचा दीजिए कि उन्हें सदन में आना होगा और अपना वक्तव्य रखना होगा। इसके बावजूद भी वो सदन में नहीं आए। तो ये सब जो हो रहा है, ये तो इसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज तो बिल्कुल नए सिरे से नदारद है। न लोकतंत्र है इसके अंदर, न कोई जवाबदेही की भावना है। और सब तरफ से मांग हो रही है कि भाई वो सफाई लें अपनी, कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो बर्बर अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ, किसके आदेश पे हुआ, और आपके आदेश पे अगर नहीं हुआ फिर तो आप बिल्कुल अक्षम हैं, और आपके आदेश पे हुआ तो क्यों हुआ, इसकी सफाई दीजिए। तो आपने वायर में जो लेख लिखा है उसमें आपने जो मांगे की हैं और जो पूरा दृष्टिकोण है आपका, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूं कि आप नई परख के दर्शकों के लिए आपको अपने दृष्टिकोण से भी परिचित कराएं, और ये जो देश का भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे ज्यादा विफल गृह मंत्री है, इसकी जो राजनीतिक असलियत है उसको भी खोलें। पुष्पेंद्र जी। जी जी, देखिए अभय जी, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हम्म। उसके तहत जनता अपनी वोट के माध्यम से एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल पार्टीज के समूह, जैसे एनडीए, उसको सत्ता सौंपती है जी। और प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अलग अलग जिम्मेदारियां अपने मंत्रियों को सौंपता है। हम्म। लेकिन वो जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनकी जो जवाबदेही है वो लगातार संसद के और जनता के प्रति होती है। उनका जो कामकाज है उसकी समीक्षा प्रेस के माध्यम से या पार्लियामेंट के माध्यम से, जनता के बीच में, या जब उनका विरोध होता है तो उसके माध्यम से जवाबदेही तय करने का काम जो है जनता करती है। ये जी। मैकेनिज्म हमारे देश में दिया गया है। लेकिन इसके विपरीत जो इनकी 2014 से पूरी कार्यशैली नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की देखी गई है कि ये किसी भी छोटे या बड़े किसी भी मुद्दे पर कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। उसको या तो इग्नोर करेंगे या डिनाई करेंगे या उसके ऊपर कोई जवाब देने से बचते रहेंगे जब तक कि वो मुद्दा स्वयं ही ठंडा ना हो जाए। अब इस विषय में एक बहुत बड़ी टिप्पणी जो राजनाथ सिंह जी की है कि भाई हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये तो इनका एक तरीके से ऐसा वाक्य बन गया है जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड नया स्थापित कर दिया है कि हमें जनता ने जिम्मेदारी दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को ना निभा पाए या फेल हो जाएं या उस ताकत का हम गलत इस्तेमाल करें, जनता के खिलाफ इस्तेमाल करें, तब भी हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा इस्तीफा नहीं होगा, हम बेशर्मी से सत्ता में बने रहेंगे। उस वाक्य के पीछे उनका आशय ये था। अब हम आते हैं गृह मंत्री के ऊपर। देखिए, गृह मंत्री जो है देश का प्रधानमंत्री के बाद जो है सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री माना जाता है। और जो घरेलू आंतरिक हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और सिक्योरिटी का जो मामला है वो उसके कंधे पर जिम्मेदारी उसकी होती है। और ये 2019 में गृह मंत्री बने थे। उसकी घटनाओं से पहले मैं आऊं, उससे पहले मैं इनका जो बैकग्राउंड 2002 में ये जब ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त भी इन्होंने इनको गृह मंत्री वहां पर बनाया था गुजरात का। गृह और ये राज्य कई मंत्री। गृह जी राज्य मंत्री जी। जी, तो ये कई सालों तक वहां गृह मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे। और इन्होंने जो भी काम वहां किए हैं वो उनके अनेकों विवादित काम इनके कार्यकाल में हुए, चाहे वो सोहराबुद्दीन जो है फर्जी एनकाउंटर हो, उसमें वो जेल भी गए, तड़ीपार भी हुए, या महिलाओं की जो है जासूसी कराने वाली बात हो, या हरेन पांड्या की जो हत्या 2003 में हुई थी, वो बहुत प्रतिष्ठित नेता थे वहां पर गुजरात में और गृह मंत्री स्वयं भी रहे थे हरेन पांड्या जी, उनकी हत्या का मामला हो, या संजीव भट्ट जो आईपीएस अफसर है वो उसका मामला हो। तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को निपटाने की इनके पास कहीं ना कहीं एक कला है। और इसमें वो कानून का सहारा लेते हैं, जो शक्ति कानून मतलब जनता ने इनको दी हुई है कि भाई ये शक्ति आप लीजिए और इसके माध्यम से जनता की आपको रक्षा करनी है।
उस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहे। मतलब तो आपके कहने का मतलब ये है कि लॉ का वेपनाइजेशन करना है कि युक्ति इन्होंने उस पर महारत हासिल कर रखी है। सत्ता जी, प्राप्त होती बिल्कुल। है, फिर कानून को अपने राजनीतिक हितों के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनका असल में मुझे कोई गुरेज नहीं है और इससे ज़्यादा उपयुक्त शब्द भी कोई नहीं है। हुँ, ये क्रिमिनल माइंड का जो व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता आ जाए, हुँ, ये उस तरह का जो है इनका बिहेवियर है कि अगर क्रिमिनल के हाथ में बंदूक आ जाए या पूरी पुलिस आ जाए या पूरा पूरा जो है सिक्योरिटी तंत्र आ जाए, तो वो कैसी हरकतें कर सकता है, वो इनका पूरा का पूरा जो करियर उस चीज़ के लगातार प्रमाण देता रहा है देश के सामने। जी, अब 2019 में जब ये गृह मंत्री बने तो उसके तत्काल 1 डेढ़ साल बाद 2020-21 का जो आंदोलन किसानों ने हम लोगों ने किया था दिल्ली के चारों तरफ, हुँ, तो जिस तरीके से किसान वहां से पंजाब से बढ़े, तो हरियाणा में क्योंकि इनकी सरकार थी, इन्होंने उनको इनडायरेक्ट आदेश दे करके उनके हुँ, ऊपर भारी अत्याचार किए। फिर भी उन बैरिकेड्स हो या उनके ऊपर लाठीचार्ज हो या आंसू गैस के गोले हों, उनको झेलते हुए 300 साढ़े 300 400 किलोमीटर चल के वो यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ आ गए। दिल्ली में उनको नहीं घुसने दिया गया। जबकि दिल्ली में आना, विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी नागरिक यहाँ पर आ सकता है। हुँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में या जंतर-मंतर पर जो है वहाँ आंदोलन करने का उसका अधिकार है। उस अधिकार से प्रोटेस्ट के अधिकार से वंचित कर दिया गया और उनको बॉर्डर के ऊपर एक तरीके से इन्होंने जो है दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया। बॉर्डर के ऊपर उन्होंने जो है बैरिकेड्स लगा दिए, कंक्रीट के ब्लॉक लगा दिए और बड़े-बड़े कंटेनर वहां खड़े कर दिए और जो है कटीले तार लगा दिए और स्पाइक्स जो बड़ी-बड़ी कीलें जो है सड़क में ठोक दी ताकि वो ट्रैक्टर से उसको क्रॉस करने की जो है हिम्मत ना कर पाए। तो ये हरकत कौन सोच सकता है? ये नॉर्मल गृह मंत्री तो नहीं सोच सकता। ये तो जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है जो ये सोचता है कि भाई इस तरीके से मैं इनको रोक सकता हूँ और जिसको लोकतंत्र की किसी भी जो मूल्य है उस पर विश्वास ना हो, वो ही व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। वास्तव में उनसे जो है संवाद होना चाहिए था। उनसे बातचीत करके उनका जो है जो निपटारा करना है, जिस भी तरीके से वो करना चाहिए था। तो उनको आने ही मैं नहीं दूँगा दिल्ली में, ताकि कहीं ये दिल्ली आकर के घेर ना ले मुझे। तो ये इनकी हरकत उनके साथ रही। अब इसके बाद जो है 2020 में ही 19 में ये सीएए का एक कानून लाए। उसमें भी इनका बिखराव करने का तोड़-फोड़ करने का जो मामला था, वो सारे देश ने देखा। उसके विरोध में एक जो है यहाँ पर शाहीन बाग और तमाम पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो फरवरी 2020 में एक बड़ा दंगा उसी के कारण चलते-चलते जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है दंगा हो गया। उस वक़्त ट्रम्प साहब जो अ, उस वक़्त भी यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो डोनाल्ड ट्रम्प दिल्ली में ऑफिशियल विज़िट पर मौजूद थे। उस दौरान जो है लगभग 50 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जाते हैं। उस दंगे के बैकग्राउंड से पहले, दंगा शुरू होने से पहले भाजपा के तमाम नेताओं के उल्टे-सीधे बयान, भड़काऊ स्पीचेज़ उन्होंने देने का काम किया और सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें वायरल थी कि भाई ऐसे ही कुछ बड़ी घटना हो सकती है। फिर भी ये बिल्कुल जो है उसमें फेल फेल रहे और इन्होंने जो है जो उसको कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की। 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ। तो दूसरी इनकी बड़ी फेलियर जो है ये रही। इसी तरीके से अब आगे जाकर के अगर आप देखें कि जो 2023 में एक बड़ा एथनिक वायलेंस जो है मणिपुर में शुरू हो गया, जिसका मैंने ज़िक्र जो है इन तमाम घटनाओं का मैंने जो वायर में आपने लेख का ज़िक्र किया उसमें किया है। मई 2023 में जो है जो 2 समुदाय हैं मणिपुर में वो आपस में भिड़ जाते हैं। सैकड़ों लोगों की आपस में जो है उस एथनिक वायलेंस में जिसको एक छोटा सिविल वॉर भी कहा जा सकता है, सिविल उसमें वॉर था ही, हत्या ठीक कह होती रहे है। हैं आप, ठीक कह रहे हैं। जी। हुँ, और उसमें 60,000 से ज़्यादा लोग को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक वैसे कैंप्स में रहने को मजबूर होना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ी घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी जो है रिपरकशंस थी। लेकिन उसको कंट्रोल करने में ये आज तक भी विफल है। अभी भी वहाँ पूर्ण रूप से शांति नहीं स्थापित हुई है। वहाँ पर यहाँ तक हुआ कि जो हथियार आर्मरी के अंदर हथियार होते हैं, जो हथियार होते हैं सरकार के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको छीन करके लोग जो है जो गुट है वहां पर भाग गए और उनके पास वो हथियार है। आज तक जो है वहां पर वो सारी चीजें लगातार चलती चली आ रही। ये इनकी का तीसरा बड़ा फेलियर था। और 2023 में ही मई जून में जो ये आंदोलन पहलवानों का हुआ
दिल्ली में, जिसमें महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के इनके सांसद एवं जिसको मैं यौन शोषण करता और दरिंदा किस्म का व्यक्ति मानता हूँ, जो छोटी बच्ची जो देश का मान बढ़ाने का काम कर रही थी, महिला पहलवान हमारा पूरे विश्व के अंदर, वो उनके साथ यौन शोषण करता रहा 10-12 साल से। उसके यहाँ जो भी महिला आती थी, जो भी उसको समझ में आती थी, पसंद आती थी, जहाँ मौका मिलता था, उसके उसके ऊपर वो हाथ डालने का काम कर देता था। उसको बचाते रहे। उसकी एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं होनी थी। दिल्ली पुलिस वास्तव में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो उनको मजबूरी में वहां पर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। पॉक्सो का भी उसमें एक केस था, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होनी थी। उसको बचाए लास्ट तक रखा गया और पॉक्सो का दबाव डलवा करके केस वापस लिया। और बाद में अब देख रहे हैं, जो कि मैंने पता भी लगाया कि कुछ इंटरनल दबाव के वजह से उसको बरी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसका फैसला जी हाँ, लिया है। जी हाँ। ये इनकी एक बहुत बड़ी फेलियर रही। तो ये लगातार जो है एक फेल्ड किस्म के जो है गृह मंत्री रहे हैं, जिन्होंने जो है हर चीज को ताक पे रख करके काम किया है। अब पिछले साल 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। जो पहलगांव की घटना है, जिसमें ये कहते थे कि भाई ये सारा का सारा सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो हमने ठीक कर दिया है और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल राज्य हमने जब से अलग-अलग बनाए हैं या यूनियन टेरिटरी घोषित की है, तो आप ही के कमांड पे सारी चीज है। और होम मिनिस्ट्री के कमांड पे सारी की इंटरनल सिक्योरिटी आती है। तो पहलगांव में 26 लोगों को आकर के आतंकवादी मार के चले जाते हैं। और वास्तव में तो मुझे ये भी लगता है कि ये लोग चुनावी लाभ उठाने के लिए ऐसा मौका जो है क्रिएट करते हैं कि वहां 1,500-2,000 आदमी आ रहा था लगातार पहलगांव के अंदर, दर्शक जो टूरिस्ट है, उनको आपने जो है सिक्योरिटी प्रदान नहीं की। आप शायद मौका देना चाहते थे कि टेररिस्ट यहाँ आए, कोई ऐसी हरकत करें और बाद में उसका चुनावी लाभ लेने के लिए हम जो है आगे आ जाए। फिर पिछले साल नवंबर में लाल किले के सामने विस्फोट हो जाता है एक गाड़ी के अंदर। वहां पर 7-8 लोगों की जो है दुखद मृत्यु होती है। उसकी कोई जिम्मेदारी इन्होंने नहीं ली। और अब जो बड़ी घटना हुई है, जो युवाओं का प्रदर्शन 20 जुलाई को हुआ, उसके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज, पैलेट गन्स चलाई गई, महिला जो हमारी युवतियां थी उनकी किस तरह बेइज्जती हुई, कपड़े फाड़े गए, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से किया गया, शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारी घटनाएं एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी कर सकता है, जिसका हुँ, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। और जब से ये घटना हुई है तब से छुपते फिर रहे हैं दोनों। और इनको हुँ, मैं तो खुलेआम रंगा बिल्ला कहता हूँ। ये हुँ, रंगा बिल्ला दोनों छुपते फिर रहे हैं और इन्होंने कोई जवाबदेही, जो चलती हुई संसद है, बार बार इनका बयान मांगा जा रहा है, इनका हुँ। इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके बावजूद ये संसद में नहीं आ रहे। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ही गलत लोगों के हाथ में सारा का सारा सिक्योरिटी तंत्र और देश इस वक्त आ गया है।